Good morning, all of you. This is the second volume of third chapter of class 11th chemistry. Till ionization energy we have done this chapter. Now electron gain enthalpy. We call it EGA. Electron gain enthalpy. Enthalpy stands for energy. इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स एक्सेप्ट करना. जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस वक्त जो एनर्जी निकलती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन किया, एनर्जी बाहर निकली. It is the energy released when one extra electron enters isolated gaseous atom to form an ion. Why do we call it isolated gaseous? क्योंकि जब तक एटम अकेला नहीं होगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. तभी जिसे भी इलेक्ट्रॉन लेना है या देना है उसको पहले गैसियस अवस्था में आना पड़ेगा. X stands for any element, normally non-metals. G stands for gaseous state प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो खुद एनायन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स एनर्जी रिलीज होती है. इसका यूनिट क्या है? वही जो एनर्जी का होता है. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल और अर्ग्स पर मोल एट्सेट्रा. First electron gain enthalpy can be positive or negative, but second electron gain enthalpy is always positive. That is energy required to add one extra electron. Now what is the correct meaning of these two lines? See, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अभी तो आप कह रहे हो कि एनर्जी रिलीज होएगी. पॉजिटिव का मतलब तो ये होता है कि एनर्जी वो एक्सेप्ट करेगा. यस, नियोन, दिस इज़ अ नोबल गैस. मैंने नियोन को बोला एक इलेक्ट्रॉन ले ले, बोलता नहीं लूँगा, मैं पहले से स्टेबल हूँ, मैं अपने सिर मुसीबत क्यों लूँ. एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है मुझे एक और शेल बनाना पड़ेगा. कहता मैं तो लेता नहीं. हमने बोला नहीं, लेना तो पड़ेगा तुझे. हम जब नियोन को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो वो एनर्जी मांगता है. यस, मांगता है, निकालेगा नहीं. बोलता है मैं जो नया शेल बनाऊंगा और इसको संभाल के रखूंगा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को, तो जो रिपल्शन होगी बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ उसको कंपनसेट कौन करेगा? मैं तो एनर्जी लूँगा, तो मैं जाके इलेक्ट्रॉन लूँगा. ले जी, नियोन भैया ने तो एनर्जी मांग ली और हम तो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज होती है. नो नो नो. इन केस ऑफ नोबल गैसेज और स्टेबल एटम टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन दे रिक्वायर एनर्जी. दिस इज व्हाट वी कॉल कि नियोन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मीन्स एनर्जी भी लेता है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ. वेल, अच्छा चलो समझ में आ गया. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी जैसे कि नियोन और नोबल गैसेस. नेगेटिव होती है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये इतने दिलदार है ना तीनों, आहा, बड़े अच्छे से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और एनर्जी रिलीज भी करते हैं. बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमेशा पॉजिटिव ही होएगी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? मैंने ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया. जब मैंने इसको बोला दूसरा इलेक्ट्रॉन ले ले, बोलता एनर्जी भी लूँगा साथ में. लो भाई, कोई भी एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में दूसरा इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी के नहीं लेता, तो ये एनर्जी लेगा, मीन्स O2 नेगेटिव हो जाएगा. मीन्स कहने का मतलब है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमेशा पॉजिटिव ही होएगी. अगर किसी एटम को आप एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो वो एनर्जी भी मांगेगा. Right now, electron gain enthalpy of noble gases is positive. Yes, I have told you right now, because of their stable configuration they don't require one more electron, and also energy is required to keep the electron in new shell. I have told you right now कि neon has to prepare one more shell. For that it will require energy. Now, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करेंगे? पहला, जितना छोटा साइज होगा एटम का उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, मींस मोर नेगेटिव विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मींस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद वो एनर्जी रिलीज करेगा. मोर नेगेटिव का मतलब है ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है वैसे उसका साइज छोटा ही होता है. हाई नेगेटिव विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मीन्स वो भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. नेक्स्ट, थर्ड फैक्टर है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऐड वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो और हम उसे इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो वो थोड़ा आसानी से एक्सेप्ट करेगा नहीं. नाउ व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ट्रेंड का मीनिंग आपको पता है कि पीरियड में और ग्रुप में. इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस. आपको पता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है. आप ये देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैंने सेकंड पीरियड बनाया है. इधर से इधर जाओ तो साइज डिक्रीज होता है.
लिथियम का सबसे बड़ा साइज है, फिर बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी ज़्यादा नहीं निकलेगी, इसमें ज़्यादा निकलेगी, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। नियोन तो आपको पता है नोबल गैस है, ये तो लेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव because there will be more attraction between nucleus and electron, so more energy is released. साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस उतना नज़दीक पड़ेगा, और जितना नज़दीक पड़ेगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतनी एनर्जी बाहर कम ज़्यादा निकलेगी। सो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाती है। देन इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज़ बढ़ता है। इसका साइज़ छोटा है, इसका बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो जितना बड़ा साइज़ होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी दूर होगा, और जितनी दूर होगा अट्रैक्शन कम होगा, एनर्जी कम निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए फ्लोरीन की, राइट। सो incoming from top to bottom size increases, incoming electron will feel less attraction with the nucleus, so lesser energy will be released. but यहाँ पे exception है, इन दोनों में से साइज फ्लोरीन का छोटा होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी, बट है इसकी। वाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फ्लोरीन का साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा है, इतना छोटा है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन कहता है मुझे जगह दे दो। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना इसके बाहर वाले शेल में, वो बोलते हैं हमारे बैठने की तो जगह है नहीं, तू बड़ा आ रहा है बीच में, चल भाग यहाँ से। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को, पड़े हुए इलेक्ट्रॉन ना, ये देखो इसके या मान लो बाहर वाले शेल है, 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन और आना चाहता है तो उसको बोलते हैं चल भाग यहाँ से। तो इसके साथ ना रिपल्शन महसूस कराते हैं। न्यूक्लियस कहता है आने दे कोई बात नहीं, न्यूक्लियस बुला रहा है बट ये उसको रिपेल कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। incoming electron will experience inter-electronic repulsion, so some energy is lost in overcoming that repulsion. और ये अट्रैक्शन से एनर्जी निकलती है और इनसे एनर्जी इनको देनी पड़ती है, तो थोड़ी सी एनर्जी उस रिपल्शन को ओवरकम करने में स्पेंड हो जाती है, तो बाहर कम निकलती है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो द साइज ऑफ क्लोरीन इज लार्जर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, इट इज बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोरीन इज सो स्मॉल दैट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन विद द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू विच some energy is lost in overcoming this repulsion, hence lesser energy is released. But in case of chlorine, इसका साइज इज जस्ट अप्रोप्रिएट टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसका साइज इतना सफिशिएंट होता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से समा जाता है और मोर एनर्जी रिलीज होएगी। ओके, फॉर द सेम रीज़न अब यही क्वेश्चन यहाँ भी अप्लाई होता है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से मोर नेगेटिव है, फास्फोरस की नाइट्रोजन से मोर नेगेटिव है। ऑफकोर्स इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, फिर इसकी कम कम हो जाती है। बस यहीं पे एक एक्सेप्शन है। ये 3 एक्सेप्शन हो गए ना, 3 पेयर्स के एक्सेप्शन हो गए। सो ये देखो, अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम सबकी कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, फिर फ्लोरीन की नेगेटिव है, फिर सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। मोर नेगेटिव का मतलब है सबसे ज़्यादा एनर्जी जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो निकलेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। It is the tendency to attract the shared pair of electron in covalently bonded molecule towards itself. क्या मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? H ने और क्लोरीन ने, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलके बॉन्ड बनाया। इन दोनों ने बोला हम ना म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया। जब इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा तो क्लोरीन के मन में बेईमानी आ गई, पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इस खींचने की कोशिश को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। It is the tendency to attract the shared pair of electron in covalently bonded molecule towards itself. और ये कैसे पता चलता है कि कौन खींचेगा? देखो, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। साइज जितना स्मॉल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब इसका साइज सबसे स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी कम है और कम है। कमाल की बात देखो, इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में भी था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी था, बट इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओ तो साइज डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं 3 स्केल पे। पॉलिंग ने करा था, मुलिकन ने करा था, हम कह देते हैं मुलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल। एक एल्फ्रेड रोच्चो ने भी तरीका बताया था। तीनों के तरीके अलग अलग थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के, ठीक है। 3 स्केल पे मेजर की जाती है। देन कम्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट डज नॉट रिमेन सेम इन ऑल द कंपाउंड्स। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है कि सभी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम क्यों नहीं रहती सारे कंपाउंड्स में। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट कंबाइंड एंड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस एलिमेंट इन द कंपाउंड। पहली बात तो ये कि दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या कम, उसके हिसाब से तो डिपेंड करेगी। अब ये देखो, H और F का बॉन्ड बनाया हमने तो फ्लोरीन H और Cl का बनाया, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। H और F का बनाया तो F अपनी तरफ खींचेगा, और अगर यही बॉन्ड हम F और Cl के बीच में बना दें तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। देखिए यहाँ तो क्लोरीन दादा बना फिरता था, इलेक्ट्रॉन मैं लूँगा। जब इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो बेचारा टाइडाइफिस हो गया, क्योंकि अब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो हर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी कंपाउंड्स में सेम नहीं रहती है। ये डिपेंड करता है भाई दूसरा बंदा कौन है। एंड मोर ओवर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। अभी फिलहाल इसको याद कर लो। नेक्स्ट है मेटालिक टू नॉन मेटालिक बिहेवियर। ऑलवेज रिमेंबर, हर ग्रुप में नीचे वाला बंदा मोर मेटालिक होगा, ऊपर वाला सबसे कम होएगा। और लेफ्ट टू राइट जाओ तो इधर वाला मेटालिक होगा, इधर वाला नॉन मेटालिक होगा। सो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है। अगर हम रेडियो एक्टिविटी वाले को ना कंसीडर करें, सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो ऊपर आया था, और सीजियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फिर वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मीन्स कितने बॉन्ड बनाएगा। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है फ्रॉम 1 to 4, देन डिक्रीजेज टू 0। अब देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी भी 1 है, 1 बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी भी 3 है, 3 बॉन्ड बनाएगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी वैलेंसी भी 4 है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, लेकिन ये 5 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है। ये 3 बॉन्ड क्यों बनाएगा? क्योंकि सबको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। 5 ऑलरेडी हैं तो 3 और ले लेगा, मतलब शेयर करेगा या ले लेगा वॉट, तो इसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी 6 है, लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, क्योंकि 8 में से 6 माइनस करो तो 2 बचता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा ये। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट विल मेक ओनली 1 बॉन्ड टू मेक 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। नियोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसकी वैलेंसी 0 है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, बट ग्रुप में तो सेम रहती है। ली, ना, की, रब से फ्रेंडशिप, ये पूरा खानदान है अल्कली मेटल का, इन सब की वैलेंसी 1 है। ये अल्केलाइन अर्थ मेटल है, इनकी वैलेंसी 2 है। तो ग्रुप की वैलेंसी तो सेम रहती है, लेकिन पीरियड में ये बताया मैंने पहले बढ़ती है फिर घटती है। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप। इतना तो आपको पता ही होगा, इसको डायगोनल कहते हैं, तिरछी चीज़ को डायगोनल कहते हैं। जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में डायगोनली पड़े हैं उनके बीच में प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। अब ये कौन है? सेकंड पीरियड के बंदे। ये कौन है? थर्ड पीरियड के बंदे। एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट अगले ग्रुप और अगले पीरियड के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी, डायगोनल का मतलब जो तिरछे पड़े हैं। इट इज़ द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड with the element of the next period and next group is known as diagonal relationship. इनका रीज़न क्या है, क्यों इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे मैच करती हैं? लिथियम के खानदान का अगला बंदा कौन है? सोडियम, तो इसको तो सोडियम के साथ मैच करना चाहिए था। नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच नहीं करती, तिरछे बंदे डायगोनल जो पड़ा है ना उसके साथ मैच करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि दोनों का आयोनिक साइज सेम होता है, इन दोनों का भी आयोनिक साइज सेम होता है,
इन दोनों का आयोनिक साइज सेम होता है। और क्या सेम होता है? पोलराइजिंग पावर सेम होती है। वो क्या होता है? इसका चार्ज और इसके साइज़ का रेशो निकाल लो, उसको पोलराइजिंग पावर कहते हैं। वो इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है। तो 3 रिलेशन बता दिए हमने। अच्छा, बाकी आगे अप्लाई भी नहीं होता। लिथियम की हरकतें मैग्नीशियम से मैच करती हैं रादर देन विद द सोडियम। बेरिलियम की हरकतें एल्यूमिनियम के साथ मैच करती हैं, बोरोन की सिलिकॉन के साथ। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डायगोनल रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन है, ये इसका कॉज है। कॉज का मतलब वजह बता दो, रीज़न क्या था? रीज़न था सिमिलर आयोनिक साइज एंड सिमिलर पोलराइजिंग पावर। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। इन 10th क्लास यू हैव स्टडीड कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। Why? Because on adding water they form base. For example, Na2O. This is metal oxide. If I dissolve Na2O in water, we will get a base NaOH. Oxides of non-metals are acidic in nature because on adding in water they will produce acid. On adding water they form acid. For example, Cl2O7. Chlorine is a non-metal. And chlorine oxide will be acidic in nature because when this is dissolved in water, we will get a strong acid, HClO4, a perchloric acid. Next, IUPAC names of elements with atomic number more than 100. I think ये फर्स्ट वीडियो में है, बट चलो कोई नहीं, फिर रिवाइज हो जाएगा। जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनको हमने IUPAC नेम दिए हुए हैं। कैसे? 0 के लिए वर्ड यूज़ होता है नील, 1 अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 pent, 6 hex, 7 sept, 8 oct, 9 n. So IUPAC names of the element with atomic number 114. 1 के लिए वर्ड क्या है? अन, दूसरी बार फिर 1 है अन। 4 के लिए क्वाड, पीछे ईयम लगा दो, इसका नेम होगा अन क्वाडियम। और इसका सिंबल है UUQ और इसका ग्रुप है 14। वेरी सरप्राइजिंगली 114 इज़ द एटॉमिक नंबर, 14 इज़ द ग्रुप नंबर। 118 अन ऑक्टियम, ग्रुप 18। अन एनियम, ग्रुप 19 तो होता नहीं है। 18 के बाद आप सबको पता है पीरियोडिक टेबल में 18 के बाद फर्स्ट आता है, उसको ग्रुप 1 में रखेंगे। 120 को ग्रुप सेकंड में रखेंगे। अन बाई नीलियम, ये हमने ऊपर से लिया है, पीछे ईयम लगा देना है, UBN। 121 अन बाई अनियम, इसका सिंबल है। और इसको हम, इसके लिए कोई भी आपको कोई पूछे कि 121 एलिमेंट की जगह कौन होगी, अगर 119 एलिमेंट पड़ा है फर्स्ट में, 20 पड़ा है सेकंड में, थर्ड ग्रुप में आना चाहिए? नो, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन G सब शेल में जाता है एंड वी डोंट हैव G ब्लॉक इन आर पीरियोडिक टेबल, इसीलिए जो है इसकी कोई प्लेस नहीं है। पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखेंगे इस एलिमेंट को? कहीं पर भी नहीं, हमें तो पीरियोडिक टेबल चेंज करना पड़ेगा। टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, अगर आपको पता लगाना हो कि पोजीशन कौन सी है पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट की, ये गिवन है NS1। एक एलिमेंट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। N क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है 3, थर्ड है। ये N कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे N3 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन है ये कौन से पीरियड में होगा? जो N होगा ना वही तो पीरियड है। अगर N2 लिखा है तो आप कहेंगे सेकंड पीरियड को बिलोंग करेगा। N अगर 1 होता तो आप कहते फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करेगा। N अगर 4 होगा तो आप कहेंगे फोर्थ पीरियड को बिलोंग करेगा। चलो, पीरियड तो आसानी से क्रैक हो गया। अब ग्रुप का कैसे पता चलेगा? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S में है, 1 है ना, तो ग्रुप नंबर 1 होगा। अगर 2 होता तो ग्रुप नंबर 2। अगले का NS2 NP2, क्वेश्चन है कि इसकी पोजीशन बताओ इस एलिमेंट की। N4 है तो पीरियड तो 4 होगा। ओके, इन दोनों को ऐड करो, 2 + 2 और 10 ऐड कर दो। 10 और 4 कितना होता है? 14। ये 14 ग्रुप को बिलोंग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन S और P में पड़े हों तो दोनों को ऐड करके 10 ऐड करना है। अगर खाली S हो तो वही ग्रुप नंबर होगा, 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2। D और S में अगर इलेक्ट्रॉन हो ना, दोनों को ऐड कर दो। 1 और 2 कितना होता है? 3, तो इसका ग्रुप नंबर 3 होएगा। N5 है तो पीरियड इसका 5 है। नेक्स्ट N-2 F2 N-1 D1, यू हैव टू डू वन थिंग। F वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए, अगर N6 है तो आप कहेंगे लेंथेनॉइड है, क्योंकि इसका कोई ग्रुप नहीं होता। पीरियड क्या है? 6 पीरियड है और लेंथेनॉइड है। अगर यहाँ पे N दिया होता, N की जगह पे यहाँ पे 7 दिया होता तो हम कहते एक्टिनॉइड है, नथिंग एल्स। बस इसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बताना होता है। ये पीरियड 6 है, इसका पीरियड 7 है। नेक्स्ट है इन एल्यूमिनियम H2O होल 6 क्लोराइड इन दिस कंपाउंड। क्वेश्चन था, ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है कि इसकी वैलेंसी कितनी है और कोवैलेंसी कितनी है। बड़ी ब्रैकेट में एल्यूमिनियम के साथ वाटर ने
जितने बॉन्ड बनाएगा उसको हम कोवेलेंसी कहते हैं। एक एल्यूमिनियम के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसे हम कहते हैं इसकी कोवेलेंसी 6 है क्योंकि 6 बॉन्ड बनाए हैं। अच्छा, क्लोरीन इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना नेगेटिव चार्ज है? 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी 3 है, राइट। वैलेंसी 3 है और कोवेलेंसी 6 है। एक एलिमेंट है बर्कीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 97 है, लोरेंशियम का 100 है, सीबॉर्गियम का 106 है। फ्लोरीन एक सुपर हेलोजन है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम सुपर हैवी मेटल्स भी कहते हैं। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद आप डीपीटीज करो, असाइनमेंट करो, एनसीईआरटी की बैक करो और ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया। सो गुड लक, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।